डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स का फुल सॉल्यूशन देखेंगे हम इस वीडियो में, और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो तो ध्यान रखना है आपको। सब कुछ बताने वाला हूँ, और आपको बता दूँ कि प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से आप सारे सब्जेक्ट्स के देख सकते हैं। 12th क्लास की प्लेलिस्ट ओपन करना है और उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अल्प विकसित देशों की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो तीव्र औद्योगिक विकास जो है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए भी है तो निशान लगा दिया है मैंने, आप देख सकते हैं। इस तरह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन जो है, इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट करना है। इसके बाद में तीसरा जो प्रश्न देंगे आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपका सेकंड ऑप्शन का करेक्ट है। तीसरे में आपका जो है 22.5 आएगा आंसर, ये वाला आंसर सही है इसका। जो कलर किया गया है वही आंसर आपका सही है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एमपीपी शून्य कब होती है? जब टीपीपी जो है अधिकतम हो जाती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, बाजार में वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोपोली या एकाधिकार बोलते हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आपका एकाधिकार जो है, ये वाला डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर मोनोपोली बोलते हैं इसको। अब आ जाते हैं इसका इंग्लिश वर्जन पे और हिंदी वर्जन पे फिलअप्स करने के लिए। तो सबसे पहले आपका जो पहला एचडीआई का जो है हिंदी में, मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो भरना है आपको। उसके बाद में इसमें भरेंगे आप उभरे होते हैं, यानी कि बल्जेस होते हैं। बल्जेस यहाँ बेस्ट ऑप्शन जो है उभरे और बल्जेस लिखना है। उत्तल और कॉन्वेक्स आप लिख सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है उभरे लिखना है और बल्जेस लिखना है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका। इसके बाद में हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे बाज़ार आ जाएगा आपका, यहाँ पे मार्केट कंपटीशन आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है, इसमें बराबर होता है, नहीं कि इक्वल होता है। यहाँ पर जो है आपका फिलअप्स में आ जाएगा बराबर, और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल। इसके बाद में आपका लास्ट जो फिलअप्स है, इसमें आ जाएगा फिलअप्स में जो है भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका जनसंख्या वृद्धि जो है, यहाँ पे आएगा आंसर इसका। और यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र, यहाँ पर औसत लागत बराबर होता है कुल लागत बटे उत्पादित इकाइयों की मात्रा। ठीक है, और स्टॉक के दो उदाहरण देने हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो है पाँचवें का आंसर आ जाएगा व्यापार संतुलन। तो इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर पॉपुलेशन ग्रोथ। दूसरा आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तीसरे में आ जाएगा एवरेज कॉस्ट बराबर होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन क्वांटिटी ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। उसके बाद में जो है आपका स्टॉक्स के एग्जांपल देने थे, तो ये रहे दो एग्जांपल। और उसके बाद में आपका जो पाँचवें का आंसर आएगा वो बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया कंप्लीट सी सेक्शन का। अब आते हैं मैचिंग फॉलोइंग का, तो मैचिंग यहाँ पे मैंने कर रखा है। इस तरह से आपका जो है ये आंसर मैच कर लेना, देख लेना आपके इस तरह से आंसर मैच है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मनरेगा को इससे मिलाया हुआ है। 100 दिन का रोजगार पूर्व प्रकाशित स्रोत जो है वो आपका द्वितीय आंकड़े हो जाएगा। चाय कॉफ़ी जो है स्थानापन्न हो जाएगा, और वस्तु की पूर्ति जो है उत्पादक द्वारा होती है, और बाज़ार की कीमत जो है वो किस पे आती है? जीडीपी पे। ठीक है, ये हो गया आपका इसका आंसर। इसी तरह से यहाँ पे इंग्लिश के लिए भी मिला दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था उसके आंसर्स बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो सेकंड क्वेश्चन, द्वितीयक डेटा जो है आपको क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका इंग्लिश में और हिंदी वर्जन दोनों ही सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट है, तो आपको पूरा सोल्यूशन हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन जो है आपको फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बताना था, तो ये इसका आंसर है। आप देख सकते हैं, आराम से वीडियो को पॉज करके देख लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका आंसर आपके सामने है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए कैसे उत्पादन किया जाए और क्या उत्पादन किया जाए। ये हो गया। पाँचवें क्वेश्चन जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, इसका आंसर आपको लिखना था। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आप इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हुआ। आप बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन पे। तो छठा क्वेश्चन जो है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आपको जो है फॉर्मूला बताना था, वो इस तरह से लिखना है। अगर आप हिंदी वर्जन में लिखना चाहते हैं तो नीचे दिया गया है, आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है इनके वैल्यूज़ कौन कौन सी क्या चीज़ बताती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन में। सातवें क्वेश्चन जो है, आपूर्ति फलन जो है, आपूर्ति और उन कारकों के बीच का संबंध होता है जो गणितीय अभिव्यक्ति से प्रेजेंट किया जाता है। तो ये इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों के लिए आपका सॉल्यूशन कंप्लीट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको जो है परिभाषा देनी थी, सप्लाई इज़ ए फंडामेंटल इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड और सर्विस दैट इज़ अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार जो इसकी आंसर अलग दिया गया है, तो वो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। नवा क्वेश्चन जो है, पानी की मांग बेलोचेदार क्यों होती है? क्योंकि इस पे
पानी जो है रेगुलर यूज़ के लिए हर काम में आता है, तो इसलिए इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसीलिए आप इसको बेलोचेदार बोलते हैं। डिमांड जो है इसकी इनइलास्टिक मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी इसको लिख दिया गया है। इसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है, पूर्ति के नियम की समान मान्यताएँ जो है आपको बतानी थी, यानी एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई जो है आपको बताने थे, तो वो आंसर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन में। तो अर्थशास्त्र में मांग अधिक्य जो है क्या होती है? एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा आपूर्ति जो है उसकी बढ़ जाती है, यानी कि ठीक है, ये आपका हो जाता है एक्सेस डिमांड जो है सिचुएशन पे पहुंच जाती है। 12वां जो है आपको सूत्र बताना था कि कैसे आप जो है गणना करेंगे एनपीपी अगर आपको दिया हुआ हो और जीडीपी निकालना हो, तो ये रहा सूत्र आपके सामने, इस तरह से आप इसको लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन पे। तो 13वां क्वेश्चन है इच्छाओं का सहयोग का दोहरा संयोग, फिर खाते की एक मानक इकाई का अभाव, ये सारी चीज़ें जो है 13वें क्वेश्चन को संतुष्ट करती हैं। तो ये हिंदी में है आपका, ये इच्छाओं का, फिर खाते का, माल के उपखंड की असंभावता, इस तरह से ये सारी चीज़ें लिखनी है। और इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर जो है पूरा का पूरा दे रखा है, वांट और लेक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, वांट ऑफ मीन्स ऑफ सब डिवीज़न। ठीक है, ये 3 आंसर इसके हो गए। अब आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन पे। तो 14वें क्वेश्चन का जो आंसर है आपको इस तरह से लिखना है, भारत में दीर्घकालीन योजना वाला, और यहाँ पर ये जो है आपके सामने है, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएँ बतानी थी आपको। तो समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मौद्रिक क्षेत्र, व्यापार चक्र, परिवर्तनशील समष्टि इकाइयाँ, और आपके जो है इसका इंग्लिश वर्जन जो हम बात करेंगे तो इसमें भी वही चीज़ आ जाएगी, इंटरनेशनल ट्रेड, मॉनेटरी सेक्टर, बिजनेस साइकिल, वेरिएबल पोल्यूशन यूनिट्स। तो ये सारे इसके आंसर हो जाएंगे। अब 16वें क्वेश्चन की बात करें तो कुल भौतिक उत्पाद जो है आपको बताना था, उसमें कैसे रिलेशन पुट करना था। तो इन दोनों के बीच में आपको कुल भौतिक उत्पाद और सीमांत भौतिक उत्पाद के बीच में रिलेशन बनाना था। तो वो आपका इस तरह से जब आप करोगे तो लास्ट में आ जाएगा, कुल भौतिक उत्पाद बराबर होता है समीशन ऑफ सीमांत भौतिक उत्पाद। इसका इंग्लिश वर्जन जो है आप देखना चाहेंगे तो ये रहा इसका इंग्लिश आंसर, तो यहाँ से आप इंग्लिश का आंसर उतार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपको सामान्य लाभ वह न्यूनतम लाभ है जो मौजूदा फर्मों को बाजार में रखने के लिए आवश्यक है। तो सामान्य लाभ बोलते हैं, और एक अलौकिक लाभ जिसे कि आपने क्वेश्चन में आपको दे रखा है, जिसको असामान्य लाभ भी कहते हैं। तो ये असामान्य लाभ का भी आपको आंसर लिखना है, और इसका इंग्लिश वर्जन ये रहा। और इसमें आप ये कर्व बना देंगे तो ये आंसर में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इस केवल इस कर्व को बनाने से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है आपका 18वां क्वेश्चन। तो 18वें क्वेश्चन का पूरा आपका आंसर देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा सही आंसर जो है आपको यहाँ से सारे मिल जाएंगे। तो ये 18वां क्वेश्चन कंप्लीट है, आप देख पा रहे हैं जैसा, और आपको जैसा मैंने बताया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जितने भी सॉल्यूशंस हैं सभी को अपलोड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारे वीडियोज़ अवेलेबल है वहाँ पर, हर सब्जेक्ट का फुल सोल्यूशन अवेलेबल है वहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका 18वें का आंसर कंप्लीट हुआ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। अब आते हैं 19वें क्वेश्चन पे, जिसमें आपका सरकार को बजट की आवश्यकता क्यों है, ये वाली जो चीज़ पूछी गई थी। तो संसाधनों का उचित आवंटन यानी बंटवारा, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए बजट की आवश्यकता होती है, कारोबार की ग्रोथ के लिए और असमानता को कम करने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। इसी का इंग्लिश वर्जन आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर वही चीज़ आपको इंग्लिश में दी गई है। तो प्रॉपर रिसोर्स पूल एलोकेशन जो है ये पहला आ जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो आ जाएगा इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और तीसरा आ जाएगा ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड ट्रेडिंग, मतलब कि आपका जो बिज़नेस और ट्रेड जो है उसको भी बढ़ाने के लिए जो है सरकार को अपना बजट जो है तैयार करना पड़ता है। और मिटिगेटिंग इकोनॉमिक डिवाइड जो है इसको भी हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद में अब आ जाते हैं हम 20वें क्वेश्चन में। आंसर आपको बताना है कि कौन कौन से जो पदार्थ हैं जो आपके इकोनॉमिक में जो है इनको हम क्या कहते हैं कि इनका जो है मांग जब बढ़ती है तो इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसमें विभिन्न पदार्थ आ जाते हैं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं आ जाती है, अनिवार्यताएँ जो हैं वो भी आ जाती हैं, और वस्तु की दुर्लभ होने की प्रत्याशा जो है वो भी आ जाती है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन हिंदी मीडियम के लिए। और इंग्लिश मीडियम के लिए भी वही चीज़ है, गिफिन गुड्स आ जाएंगे, और फिर प्रेस्टिजियस आर्टिकल जो होते हैं वो जैसे कि सोना चांदी डायमंड वगैरह वो होते हैं। और उसके अलावा भी आप जब मिनिमम पर जो कितना भी कंज्यूमशन हो जाए, बहुत सारी चीज़ें जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे देखना आप, ये नीचे आ गया है तो इसको कंप्लीट कर लेना ऐसे। ठीक है, ये नीचे लिख दिया है गलती से, ये आगे पीछे हो जाता है, सॉल्यूशन जल्दबाजी में बनाया है आपके लिए, बहुत ही फास्ट बनाया है।
और यहाँ पर आपका 21वां जो क्वेश्चन है, यह आय विधि आपको बतानी थी। आय विधि में कैसे आप मतलब जो आय विधि को कैसे, राष्ट्रीय आय विधि कैसे लागू करते हैं या कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, और उसके बाद में तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, और अंतिम चरण में क्या करते हैं, वो सारा आपको इसमें बताना होता है। तो ये आपका आय विधि जो है कैसे मापा जाता है वो आपको बताना था। इसी का इंग्लिश वर्जन जो है यहाँ पर दे दिया गया है, आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड और उसके बाद में थर्ड वाला और लास्ट वाला जो है पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सोल्यूशन कंप्लीट आपको बताऊंगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आंसर नंबर 22 की बात करें तो इसको मुझे खुद करना पड़ा, क्योंकि इसमें आपको एक जो है फॉर्मूला बनाना था, उपभोग की प्रवृत्ति तथा बचत की प्रवृत्ति में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन द प्रोस्पेंसिटी टू कंजम्पशन एंड प्रोस्पेंसिटी टू सेविंग आपको बतानी थी। तो इसमें आपको क्या है, हम जानते हैं, वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं APC प्लस APS बराबर 1 होता है। तो APC यहाँ अगर हम रखते हैं तो ये APS अगर हम यहाँ रखते हैं, APC यहाँ छोड़ देते हैं तो APS इधर चला जाएगा, तो 1 माइनस APS हो जाएगा, और APS बराबर होता है 1 माइनस APC। यहाँ से इसी इक्वेशन से तीनों इक्वेशन बन गई पहले से ही। इसके बाद में APC जो कि हम चूँकि हम जानते हैं कि APC बराबर होता है C/Y और APS होता है S/Y, ठीक है। तो APC प्लस APS यानी कि C/Y प्लस CS/Y, इसको हम जब LCM लेंगे तो Y आ जाएगा और C प्लस S हो जाएगा, और C प्लस S की वैल्यू जो होती है Y के बराबर होती है, तो C प्लस S की जगह हम Y रख देंगे, और नीचे तो Y है ही, तो दोनों Y से Y कट जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये आपको कैलकुलेशन जो है बतानी थी, ठीक है। अब आ जाते हैं 23वें क्वेश्चन पे। मुद्रा का ऐसा कोई इकाई जो माध्यम, मतलब मुद्रा के महत्व आपको बताने थे और उसके बारे में पूरी चीज़ बतानी थी ढंग से। तो यहाँ पर देखिए 23वें क्वेश्चन का पूरा आंसर है। इसके बाद में मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी दिखा दूंगा। ये पूरा का पूरा आंसर आप देख पा रहे हैं। मुद्रा की सारी व्यवस्थाएं आपको ढंग से लिखनी होती हैं, क्योंकि मुद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप भी जानते हैं। जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं वो भी मुद्रा के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो मनी इज़ एन एसेंशियल एंड बेसिक नेसेसिटी इन मॉडर्न इकोनॉमी, और उसके 5 पॉइंट दे रखे हैं क्यों है ये जो है बेसिक नेसेसिटी और मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांख्यिकी अध्ययन के चरण जो आपको बताने हैं, जो उसमें पूछा गया है, आंकड़े का एकत्रित करना होता है इसमें पहला चरण जो है आपका। उसके बाद में आंकड़ों का संगठन जो है वो हो जाता है। तीसरा जो होगा इसमें आपका आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण जो हो जाएगा। उसके बाद में चौथा जो हो जाएगा आंकड़ों का विश्लेषण हो जाएगा, और पांचवा जो होगा इसमें आपका आंकड़ों का निर्वाचन हो जाएगा, ठीक है। ये हिंदी मीडियम के लिए आंसर हो गया। अब आ जाते हैं हम इंग्लिश मीडियम के लिए। तो स्टेज 1 में आ जाएगा आपका डाटा कलेक्शन, स्टेज 2 में आ जाएगा डाटा ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद में आपका थर्ड स्टेप में आ जाएगा डाटा जो है आपका प्रेजेंटेशन, और फोर्थ स्टेप में आ जाएगा आपका एनालिसिस, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो डाटा प्रेजेंटेशन में ये पूरा आएगा, उसके बाद में एनालिसिस में ये आएगा, और पांचवा स्टेप भी आपके सामने आ जाता है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए। अब आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन पे। तो 25वें में आपको निकालना था माध्यिका। माध्यिका का फॉर्मूला आपको पता ही होता है। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों अलग अलग सोल्यूशन बनाए हैं। अब ये हिंदी मीडियम के लिए, इसके नीचे जो टेबल मिलेगी आपको इंग्लिश मीडियम के लिए। तो ये अंक है, छात्र संख्या है, और यहाँ पे माध्यिका निकालना, तो माध्यिका आ जाएगा 39। तो ये हो गया हिंदी मीडियम का सोल्यूशन। अब आ जाते हैं हम इंग्लिश मीडियम का सोल्यूशन। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का टेबल बना हुआ है, और उसका भी आंसर जो आ गया 39। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम के लिए सोल्यूशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम 26वें क्वेश्चन पे। आबादी का बढ़ता जो है, आबादी पर जो है आपका जो जनसंख्या का दबाव जो है ना, उसके बारे में आपको बताना था 26वें क्वेश्चन में। तो ये आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन है, आप आराम से इसको देख करके लिख सकते हैं, बढ़िया से समझ सकते हैं। पूरा का पूरा समझा करके लिखा गया है, ये बहुत ज़रूरी था। और इसके बाद में इसी का इंग्लिश वर्जन जो है मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ से आप लिख सकते हैं पूरा का पूरा सोल्यूशन, ठीक है। और जैसा मैंने बताया है आपको, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास CG सॉस 12th क्लास पेपर्स एंड सॉल्यूशंस के नाम से जो बनी हुई है, उसमें आप जाएंगे तो आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आप उसका जो पेपर है बिल्कुल साफ साफ जो है फ़ोटो खींच के, एक एक पेज अलग अलग फ़ोटो खींच के आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर सेंड कर सकते हैं। हम आपको उसका सोल्यूशन कंप्लीट जो है प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन हमने ज़्यादातर सॉल्यूशंस बना दिए हैं, मेरे हिसाब से एक आधा सॉल्यूशन बचा भी होगा, वो भी अभी अभी डाल देंगे 1-2 घंटे में। तो 27वें क्वेश्चन का जो है आंसर आप हिंदी मीडियम में देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा। अब आ जाते हैं 27वां जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश वर्जन जो है आपको चाहिए था। तो इंग्लिश वर्जन ये रहा कंप्लीट, जिसमें आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग कोऑर्डिनेट होगा, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी हो
गया, उसके बाद में यूज़फुल फॉर द ट्रेड हो गया, और प्रोडक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, और हेल्पफुल इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो गई। ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए कंप्लीट है। और जो स्टूडेंट पेपर देखना चाहते हैं, जिनको पता ही नहीं था कि दूसरा क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर तो आपने देख लिया लेकिन क्वेश्चन नहीं पता होगा, तो ये क्वेश्चन है आपके। तो यहाँ पे आप आंसर क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और क्वेश्चन के बाद में ऊपर जो वीडियो अभी मैंने आपको दिखाया पेज, उसका आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इनके सबके आंसर्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये रहा, 9, 10 और 11। ये जिस स्टूडेंट ने पेपर भेजा है वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त ये पहला पेपर है जिस स्टूडेंट ने भी भेजा उसका मैं आभारी रहूँगा। काफ़ी अच्छा पेपर, साफ़ सुथरा पेपर भेजा है। ये पहला पेपर है आपके पूरे जो 11-12 सब्जेक्ट हैं उनमें से पहला ये क्वेश्चन पेपर है जिसका मैंने सबसे अच्छा सोल्यूशन बनाने की कोशिश की, क्योंकि ये पेपर बिल्कुल साफ़ था, और जितने साफ़ पेपर होते हैं उतनी आसानी से हम सोल्यूशन बना पाते हैं। तो क्योंकि आंखों को भी दिक्कत होती है और मोबाइल भी रीड नहीं कर पाता, सॉफ्टवेयर रीड नहीं कर पाता, तो हम सोल्यूशन भी बना नहीं पाते हैं। और दूसरा जो है आपका कंप्यूटर में भी डालते हैं तो कंप्यूटर भी इसको एक्सेस नहीं लेता जब ब्लर पेजेस होते हैं। तो बहुत सारे मैंने आपको सोल्यूशन दिखाए होंगे, आपने काफ़ी सोल्यूशंस देखे होंगे। आंसर जो मैंने लिखे हैं वो तो आपको साफ साफ दिखाई देंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो आपने साफ साफ नहीं देख पाए होंगे। तो ये 13वां क्वेश्चन है। इसके बाद में 14वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इसके नीचे आ जाते हैं हम, तो 15वां क्वेश्चन आप देखिए, 16वां, 17वां, 18वां देखिए। बेस्ट स्टूडेंट को मैं बार बार थैंक यू कहूँगा तो भी मेरा ज़बान नहीं थकेगी। जिस स्टूडेंट ने मेरे को भेजा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम मुझे पता नहीं है, व्हाट्सएप से जुड़े थे वो मेरे पास और उन्होंने मेरे से हेल्प मांगी थी। मैंने उनके लिए अकाउंटेंसी का सोल्यूशन बनाया था और उन्होंने कहा था कि सर इकोनॉमिक्स का भी आप सोल्यूशन बना दीजिए। तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट करके कहा था कि आप इकोनॉमिक्स का सोल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए मुझे साफ साफ जो है अपने पेजेस जो हैं आपके पास में क्वेश्चन पेपर उसको साफ साफ भेजिएगा, तो मैं सोल्यूशन आपको बना दूंगा। तो जो उनके कहने पे मैंने सोल्यूशन बना दिया और उन्होंने मेरे कहने पे ये क्वेश्चन पेपर साफ साफ भेज दिया। और जैसा मैंने बताया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलें ताकि आपको हर चीज़ वहाँ पे मिल जाए। ये है पूरा सोल्यूशन। आपको पूरे यूट्यूब में जितने भी चैनल है आपको केवल आलतू फालतू सोल्यूशन दिखाएंगे। स्टार्टिंग के एक नंबर के 10 सोल्यूशन 15 सोल्यूशन जो फिलअप्स हैं और MCQs ही दिखाएंगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ज़्यादातर सोल्यूशंस वो गलत भी बताएंगे, और लेकिन वो बड़े क्वेश्चंस को किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे और ना ही आपको आंसर देंगे। जो कि हमारे चैनल पर आप जितने भी सब्जेक्ट्स देखेंगे सभी के पूरे टोटल सोल्यूशन है, कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं गया। ठीक है, तो ये रहा 25वां क्वेश्चन जिसका मैंने टेबल बनाकर आंसर दिया था। ये मेन क्वेश्चन है, इसके अथवा पार्ट का मैंने आंसर दिया था। ये रहा जिसकी माध्यिका निकालनी थी, इसका सॉल्यूशन मैंने अभी अभी ऊपर आपको दिखा दिया इसी वीडियो में। और ये है आपका 27वां, 26वां और 27वां क्वेश्चन जिसमें आपको पूछा गया था कि भारत एक प्रशांत देश है ये बताना था, या भारत अत्यंत जो है जनसंख्या दबाव से पीड़ित है ये बताना था। तो ये मैंने वहाँ पर लिख करके आपको दिखा दिया। इसके बाद में आपका जो है 27वां लास्ट क्वेश्चन जो था इस पेपर का, वो है आपका एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स, या फिर निर्देशांक की रचना के प्रमुख चरणों को आपको समझाना था, जो कि मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे इस वीडियो का, उनको मैं कहूँगा कि आपका पेपर जो है अब सफल हो, और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, आपके अच्छे नंबर आएँ। अगर आपका कोई पेपर जो रह गया है, आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको सारे सॉल्यूशंस वहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।